तो ऐसी स्थिति में अगर हिना साहब चिराग पासवान के साथ जाएगी तो जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है और जो मुस्लिम जो वोट का जो पोलराइजेशन है वो हिना साहब के पक्ष में नहीं होगा। प्रत्यक्ष तरीके से बीजेपी को वहाँ पर सपोर्ट किया था और वहाँ पर बीजेपी जो है वो लगभग 3000 वोट से चुनाव जीती थी। वो चुनाव लड़ेंगे क्या मैडम, तो उनका जवाब ये आता है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ का जो जनता कहेगी, यहाँ की जो जनता कहेगी या फिर यहाँ का जो जनता का प्यार है उनके साथ, उसके अनुसार वो निर्णय लेंगे। या हिना साहब को बनाने में सफल रहती है और अगर वो वाकई में लोकसभा चुनाव आने में भी वक्त है, लेकिन उससे पहले बिहार की जो सियासत है टिकट शेयरिंग के साथ साथ और टिकटों के लिए दावेदारी के लिए सियासत गर्म है। बता दें कि सिवान की अगर बात करी जाए तो सिवान में शहाबुद्दीन का वहाँ पे वर्चस्व रहता था 1990 के दशक में, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ऐसे में लेकर अब उनकी पत्नी है हिना साहब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी आरजेडी से दावेदारी टिकट के लिए खोज रहे, उस समय उनको नहीं मिला। अब जो है वो दावेदारी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलती है तो जनता का अगर मूड होता है तो हम चुनावी मैदान में जा सकते हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक हैं SK राजीव जी, उनसे बात करें। सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं मिला, उस समय उन्होंने तो साइलेंट मूड में रहा। उसके बाद अब जो है उन्होंने कहा कि जनता के मूड है कि 2024 का चुनाव लड़ें। नहीं, देखिए विवेक, दरअसल में आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन जो हैं उनकी एक बड़ी भूमिका थी आरजेडी को एस्टैब्लिश करने में, और कहा यह जाता था कि लालू प्रसाद यादव, शहाबुद्दीन और सीमांचल में जो तस्नीमुद्दीन थे जो गांधी के नाम से जाने जाते थे, इन तीनों ने मिल करके आरजेडी की बुनियाद रखी थी। और यही वजह है कि माय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव वोट जो है वो बिहार में पूरी तरीके से 1990 के दशक में इंटैक्ट हुआ था और पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। आप यह भी देखे होंगे कि शहाबुद्दीन एक ऐसे सांसद थे जिनकी दबंगई इतनी चलती थी उस इलाके में कि उसमें डीएसपी थे वहाँ के संजीव कुमार, मुझे आज भी याद है। और वहाँ के जो डीएम थे उन लोगों के साथ उनकी न सिर्फ हाथापाई हुई थी, बल्कि कहा यह जाता है कि तत्कालीन डीएसपी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने अपने घर पे बांध करके बंधक तक बना रखा था। क्योंकि अगर पूरी सत्ता आपके साथ है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शहाबुद्दीन की यह तूती बोला करती थी और लालू प्रसाद यादव बगैर शहाबुद्दीन के कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर शहाबुद्दीन नाराज़ हो जाएंगे तो 17% वोट जो है वो कहीं ना कहीं से उसका बिखराव हो जाएगा और फिर लालू प्रसाद यादव की सत्ता चली जाएगी। लेकिन देखिए वक्त की क्या विडंबना है कि जो उनकी पत्नी है हिना साहब, आपको ये पता है कि 2021 में जब कोरोना का दौर आया तो उसमें शहाबुद्दीन दिल्ली में थे, अस्पताल में भर्ती थे कैदी के रूप में। अचानक उनका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद से पूरी राजनीति जो है शहाबुद्दीन परिवार की वो बिखराव की तरफ बढ़ जाती है। शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उनके ऊपर यह आरोप लगने लगता है कि भाई वो पिता की तर्ज पे चलते हुए बंदूक की राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिना साहब जो है, क्योंकि शहाबुद्दीन जब तक राजनीति में थे तब तक हिना साहब एक हाउस वाइफ थी। शहाबुद्दीन के मरने के बाद शहाबुद्दीन के जो परिवार के लोग थे उनको यह लगा कि या तो शहाबुद्दीन का बेटा जो है वो राजनीति में क्लिक करेगा, लेकिन उनके बेटे की दिलचस्पी जो बहुत ज़्यादा नहीं थी राजनीति में, तो हिना साहब जो है वो राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी। लेकिन आपको हम 2 साल आपको हम पीछे लिए चलेंगे। 2021 में आप याद कीजिए कि 2021 में जब यहाँ राज्यसभा आरजेडी कोटे से 2 लोगों को भेजे जाने की बात थी तो उसमें हिना साहब का नाम सामने आया था कि हिना साहब को आरजेडी जो है वो राज्यसभा भेजेगी, लेकिन हिना साहब का नाम अंत में काट दिया गया। फिर उसके बाद हुआ कि आरजेडी कोटे से हिना साहब को जो है वो एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी जब नाम आया तो उसमें भी हिना साहब का नाम नहीं था। लिहाजा जब उपचुनाव हुआ गोपालगंज और मुझे लग रहा है कि एक जगह और उपचुनाव हुआ था, तो उसमें बीजेपी जो गोपालगंज और मोकामा, तो गोपालगंज में चूँकि वो पूरा जो सिवान और गोपालगंज का जो इलाका है उसमें हिना साहब का प्रभाव है, वहाँ पर गोपालगंज में हिना साहब ने अप्रत्यक्ष तरीके से बीजेपी को वहाँ पर सपोर्ट किया था और वहाँ पर बीजेपी जो है वो लगभग 3000 वोट से चुनाव जीती थी। उसी समय ये तय हो गया था कि आने वाले दिनों में हिना साहब जो हैं वो अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगी। अभी देखिए जो एक वीडियो सामने आया है हिना साहब का, उसमें उनसे सवाल पूछा जा रहा है सिवान में कि आप जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे क्या मैडम, तो उनका जवाब ये आता है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ का जो जनता कहेगी, यहाँ की जो जनता कहेगी या फिर यहाँ का जो जनता का प्यार है उनके साथ, उसके अनुसार वो निर्णय लेंगे। यानी कि इंडिपेंडेंट तरीके से वो चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं। और ये आपको पता है कि जो सिवान का जो इलाका है वहाँ पर वो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हिना साहब को AIMIM जो ओवैसी जी की पार्टी है
वहाँ से भी उनको ऑफ़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिहार में आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बनिए। अगर वाकई में ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में अगर सबसे ज़्यादा मुसीबत किसी एक पार्टी के लिए होने वाली है तो वो RJD है। पिछले दिनों चिराग पासवान भी हिना साहब से मुलाकात किया था। नहीं देखिए विवेक, आप चूँकि उस वीडियो कवर भी करते हैं तो चिराग पासवान भी उनसे जा कर के मिले थे और चिराग पासवान ने भी उनको अपने यहाँ आने का ऑफ़र दिया है। लेकिन चूँकि चिराग पासवान के विषय में यह कहा जाता है कि वो चूँकि NDA के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हिना साहब चिराग पासवान के साथ जाएगी तो जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है और जो मुस्लिम जो वोट का जो पोलराइजेशन है वो हिना साहब के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो अभी भी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर AIMIM के साथ हिना साहब जाती है तो निश्चित तौर पर हिना साहब को न सिर्फ मुस्लिमों का एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा पूरे बिहार में, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और अभी आप देखिए कि कल भी नीतीश कुमार ने किस तरीके से अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक जो है वो पटना में उन्होंने बुलाया था और उस बैठक में जा कर के विधिवत उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है उनके साथ। तो मुस्लिम वोटों को किस तरीके से अपनी तरफ लाया जाए, किस तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए, इसके पीछे RJD लगी हुई है, इसके पीछे जदयू लगी हुई है, इसके पीछे चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी भी लगे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लगे हुए हैं। और अगर AIMIM हिना साहब को मनाने में सफल रहती है और अगर वो वाकई में हिना साहब जो हैं वो AIMIM के साथ चली जाती हैं तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका रहेगा तो लालू प्रसाद यादव को लगेगा। ये क्या देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ NDA गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और नीतीश कुमार जहां दावे कर रहे हैं कि हम सभी लोग के जैसा, कल भी उन्होंने अपने आवास पर अल्पसंख्यक लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार उन लोगों को मनवा पाएंगे या जो अल्पसंख्यक जो उनके से बिखर रहे हैं, जिसे शहाबुद्दीन का जो कही जाए तो राजद पार्टी में उनके बहुत बड़े तवज्जो था 1990 के दशक में। लालू प्रसाद यादव, जैसा आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिना उनसे कोई मशवरा लिए हुए कोई काम नहीं करते थे, आज अचानक हो गया कि न उनको MLC बनाया गया, न ही उनको राज्यसभा भेजा गया और न ही उपचुनाव में उनको फेस किया गया। क्या 2024 में कोई गेम खेल सकती है? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर 2024 में अभी आपको चूँकि चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है और मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में लोकसभा का चुनाव होना है, तो अभी लगभग 7 महीने बचे हुए हैं और इस 7 महीने में आपको कई ऐसे परिवर्तन राजनीति में देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर आप उसको कह सकते हैं कि वो साबित हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हिना साहब का बयान आया है, और एक और बात मैं कहना भूल गया कि हिना साहब के बेटे के ऊपर जो है वो कई मामले भी दर्ज हुए हैं और उसमें शायद अब सरकार जो है उस तमाम मामलों में कॉग्निजेंस ले रही है, संज्ञान ले रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर शहाबुद्दीन के बेटे पर कार्रवाई होती है तो आप यकीन मानिए कि हिना साहब जो है वो फिर RJD के साथ तो कम से कम नहीं जाएंगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी उनको अपने पाले में लाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हिना साहब किस तरफ जाती हैं, लेकिन वो जिस तरफ जाएंगे निश्चित तौर पर उस तरफ मुस्लिम वोटों का कम से कम जो पलड़ा जो है वो भारी रहेगा।